सीईओज और फाउंडर सीईओज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से होते हैं और हालांकि कभी कभार बिलियनर्स लिस्ट में डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स और इवन एथलीट्स भी निकल आते हैं, मगर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कंपनी लीडर्स होते हैं। और बजाय कि बाकी जॉब्स की तरह कंपनी लीडर्स को है रेयरली कैश में पैसे मिलते हैं। ज़्यादातर जो टॉप सीईओज हैं वो कैश सैलरी लेते हैं सिर्फ $1 पर ईयर की। और इवन ठीक ठाक कैश सैलरी लेने वाले सीईओज का भी जो कैश पोर्शन होता है वो काफ़ी छोटा पोर्शन होता है जब बात आती है उनके टोटल कॉम्पनसेशन की। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई की 2019 की $281 मिलियन की सैलरी में से सिर्फ $2 मिलियन उन्हें कैश में मिले थे। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए किस तरह से बिलियनर्स इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ को एक्सेस करते हैं बिना कंपनी के स्टॉक को क्रैश किए, और क्या होगा जब सीईओज और फाउंडर्स जो कि 40 से 50% ओन करते हैं कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि 47% ओन करते हैं LVMH का, जिसकी वजह से उन्हें $123 बिलियन की वर्थ मिलती है, मगर क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो कैश आउट कर सके? वेल, उनकी एज में जो आंसर है वो है प्रोबेबली नॉट। क्योंकि जान लेते हैं किस तरह से बिलियनर्स जो है अपने पेपर फॉर्च्यून्स को एक्सेस करते हैं और इतनी अमीर लाइफस्टाइल जीते हैं बिना कैश के। ओके, तो पहली चीज़ जो नोट करने वाली है इन बिलियनर्स के कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर की वो ये है कि उनकी सैलरी को वो कैश आउट नहीं कर सकते अगर उन्हें करना भी पड़े तब भी, क्योंकि ये एक्सपेशली एप्लीकेबल है नॉन फाउंडर सीईओज में जिनके पास बहुत ज़्यादा इक्विटी नहीं होती। क्योंकि जो आखिरी चीज़ बोर्ड मेंबर चाहेंगे कि अगर एक सीईओ जिसने या तो क्विट कर लिया हो या फिर उसे निकाल दिया गया हो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज के अंदर, कि वो सारे शेयर्स को डंप कर दे और स्टॉक को क्रैश कर दे जाते जाते, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है स्टॉक वेस्टिंग। जो पहले टाइप का स्टॉक वेस्टिंग है वो है टाइम बेस्ड स्टॉक वेस्टिंग। और टाइम बेस्ड स्टॉक वेस्टिंग यूजुअली कॉमन होता है नॉन फाउंडर सीईओज में, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये सीईओज हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी भी अपने स्टॉक को बेचने के लिए कॉम्पनसेशन की तरह एक समय तक। और ये रूल जो है वो एग्जीक्यूटिव्स पे अप्लाई नहीं होता, एम्प्लॉयज़ भी है इन कंपनीज के, उन्हें ये सिमिलर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। क्योंकि गूगल और एप्पल का एग्जाम्पल लें तो वो 4 साल के वेस्टिंग शेड्यूल को लेते हैं और 1 साल का वेस्टिंग क्लिफ लेते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। वेस्टिंग क्लिफ का ये मतलब है कि आप सिंपली अपने स्टॉक को पहले 1 साल में नहीं बेच सकते और आपको अपने स्टॉक का एक्सेस मिलेगा थोड़े थोड़े बेसिस पे अगले 4 सालों में। तो सच बात करें तो आपको सारा स्टॉक का एक्सेस 5 सालों में ही मिलेगा जब आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। अगर आप इस समय में छोड़ देते हो कंपनी को तो आपको बचे हुए स्टॉक का एक्सेस खत्म हो जाएगी। सीईओ जो है सिमिलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मगर उनका वेस्टिंग पीरियड बहुत लंबे होते हैं क्योंकि कॉम्पनसेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल जब टिम कुक को हायर किया गया था सीईओ की तरह 2011 में, उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स दिए थे उन्हें एप्पल के, मगर जो स्टॉक वेस्टिंग पीरियड था वो भी 10 साल का था। जो पहले आधे मिलियन शेयर्स थे वो अगस्त 2016 में अनलॉक हुए और बाकी के आधे मिलियन अगस्त 2021 में अनलॉक हुए। इसी की वजह से हमने हेडलाइंस देखी टिम कुक के बारे में कि उन्हें $750 मिलियन का स्टॉक मिला है पिछले साल। हालांकि टेक्निकली तो सच है ये, मगर ये थोड़ा गलत भी है। हालांकि जब टिम को ये शेयर्स मिले थे 2011 में वो उनकी वर्थ $384 मिलियन थी, और क्योंकि वेस्टिंग पीरियड था 10 सालों का तो बेसिकली $38.4 मिलियन पर ईयर आता ही है। हालांकि काफ़ी बड़ी अमाउंट है, मगर ये कहीं भी आसपास नहीं है $750 मिलियन एक साल के अंदर। तो टिम जो है वो आगे जाके उन्होंने पूरी कॉम्पनसेशन को बेच दिया जैसे उन्हें मिली थी, मगर थैंक्स टू द वेस्टिंग पीरियड एप्पल का स्टॉक जो है वो ऐसे पॉइंट पे ग्रो कर चुका है कि वो बहुत आसानी से सस्टेन कर सकते हैं सेलिंग प्रेशर को और शेयर होल्डर वैल्यू भी बचा सकते हैं। और जो दूसरी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टॉक वेस्टिंग है वो है माइलस्टोन बेस्ड वेस्टिंग। बजाय कि स्टॉक के एक्सेस को टाइम पीरियड के साथ जोड़ा जाए, इस ऑप्शन में स्टॉक के एक्सेस को बहुत सारे माइलस्टोन के साथ जोड़ा जाता है। ये टाइप जो है वेस्टिंग की मोस्ट कॉमन है फाउंडर सीईओज में जिनके पास पहले से ही काफ़ी सारी इक्विटी होती है। क्योंकि उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं पहले से ही, तो बोर्ड मेंबर्स को ये चिंता नहीं होती कि सीईओज जो है वो क्या इन्वेस्टेड रहेंगे भी या नहीं स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल बर्नार्ड अर्नोल्ड पहले से ही 47% ओन करते हैं LVMH का, तो अगर उनके स्टेक को 55 या 60% तक पंप किया जाएगा तो वो इतना मोटिवेट नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट बोर्ड मेंबर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनके कॉम्पनसेशन प्लान्स के लिए। इसकी वजह से सीईओज को ना कि सिर्फ टाइम देना पड़ता है मगर रिजल्ट्स भी देने पड़ते हैं। इसका ग्रेट एग्जांपल है माइलस्टोन बेस्ड वेस्टिंग का, वो है एलॉन मस्क और टेस्ला। एलॉन मस्क जो है उन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलती, कोई भी बोनस नहीं मिलता और कोई भी टाइम बेस्ड इक्विटी नहीं मिलती। सिर्फ एक ही तरीका है उनके लिए और ज़्यादा स्टॉक अर्न करने का कि वो माइलस्टोन जो है आउटलाइन किए गए उनके कॉम्पनसेशन प्लान में उसे पूरा करें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्लान में दोनों ही मार्केट कैप माइलस्टोन्स और ऑपरेशनल माइलस्टोन्स आती है और उन्हें दोनों को हिट करना पड़ता है कॉम्पनसेशन पाने के लिए। जब ये माइलस्टोन्स लाए गए थे 2018 में, टेस्ला का मार्केट कैप से $59 बिलियन का था, तो $650 बिलियन के मार्केट कैप पे पहुंचना काफ़ी बड़ा एम्बिशियस गोल था, मगर एलॉन मस्क ने उसके बाद से क्रश कर दिया है नंबर्स को। इसके वजह से उनकी वर्थ $10 ऑफ बिलियन पे हो चुकी है। तो एक और चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि अगर वो ऐसे एम्बिशियस माइलस्टोन्स 10 सालों में पूरे नहीं करते तो उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता 10 साल के काम के बदले। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच उठाती है, वो कंबाइन कर देती है टाइम बेस्ड वेस्टिंग को
माइलस्टोन बेस्ड वेस्टिंग के साथ ही और बनाती है हाइब्रिड वेस्टिंग मॉडल। इस तरह से सीईओज को इंसेन ग्रोथ नंबर्स को अचीव नहीं करना पड़ता पैसे पाने के लिए, मगर एट द सेम टाइम वो सैंडबैग नहीं कर सकते अपने टाइम को टॉप पे जाकर। फॉर एग्जांपल ये कैवियाट था जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था टीम के कॉम्पनसेशन प्लान में 2013 में। उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि एप्पल जो है वो S&P 500 को बीट करना चाहिए ताकि वो टीम को पूरा कॉम्पनसेशन मिल सके। और एप्पल जैसी कंपनी के लिए तो S&P 500 को बीट करना 2010 के समय में इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था गोल, मगर इसने थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ला दी थी। ऑलराइट, तो कंपनीज टाइम और माइलस्टोन बेस्ड वेस्टिंग का इस्तेमाल करती है एग्जीक्यूटिव्स को लॉयल रखने के लिए कंपनी से लॉन्ग टर्म में, मगर उस समय क्या गया जो बीच में चल रहा है। फॉर एग्जांपल चाहे टिम कुक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अच्छा है कि उन्हें $1 मिलियन एप्पल शेयर्स मिलेंगे अगले 10 सालों में, मगर वो बेनिफिट्स को अभी कैसे एंजॉय कर सकते हैं ये ऑब्वियसली एक अमीर इंसान की प्रॉब्लम है। मगर सोल्यूशन इस चीज़ का ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डिस्कस करने में। जो आंसर है इस प्रॉब्लम की वो यूजुअली कर्जा होता है। हालांकि टिम जो है वो अपने स्टॉक को नहीं बेच सकते 2011 में जो उन्हें मिला था, मगर उसे कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो। अब कोलेट्रलाइज करना RSU इनकम या फिर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक इनकम को इतना ज़्यादा ईजी नहीं है काम हमारे नॉर्मल लोगों के लिए, तो मगर कंपनी रीडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और ऐसा नहीं है क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन में है, इसलिए जो मेन रीज़न इसका ये है कि आइटम जो है वो खरीदना चाहते हैं वो छोटा फ्रैक्शन में होते हैं उनकी इनकम के। फॉर एग्जाम्पल टिम ने रिसेंटली $9.1 मिलियन का घर खरीदा था। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने कैश दे दिया हुआ इस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने इस घर को तब खरीदा जैसे उनका स्टॉक कॉम्पनसेशन अनलॉक हुआ। मगर उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता मॉर्टगेज लेना, क्योंकि उस हाउस की कॉस्ट सिर्फ 1/30वें हिस्से की जितनी थी उसकी कॉम्पनसेशन प्लान के। इसी तरह से एलॉन मस्क ने भी $61 मिलियन के मॉर्टगेजेस लिए थे 2019 में, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट हो सकता है जब बात करें कैश रिजर्व्स की, मगर बहुत छोटा पोर्शन है जब बात करें उनकी नेटवर्थ के कंपैरिजन में। और ये जो रीजनिंग है ऑब्वियसली एक आम इंसान के लिए नहीं है जो कि घर खरीद रहा है जो कि 2 से 5 गुना ज़्यादा है उसकी इनकम से, फॉर बिलियनर्स के लिए। हालांकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ हाउसिंग में अप्लाई नहीं होती है, बेसिकली हर फेसेट ऑफ द उनके लाइफ में अप्लाई होती है, चाहे वो प्राइवेट जेट खरीद रहे हो या फिर ट्विटर खरीद रहे हो। और ये स्ट्रैटेजी है वो वर्क अराउंड नहीं है स्टॉक वेस्टिंग पीरियड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं डेब्ट लेने से और मैक्सिमाइज रिटर्न करने के। अब चाहे वो टैक्सेस को कम करना हो या फिर इन्फ्लेशन से बेनिफिट पाना हो, तो जो स्टॉक वेस्टिंग पीरियड्स है वो और ज़्यादा रीज़न को बढ़ा देता है ताकि वो कर्जा लेते हैं बिलियनर्स। जो भी हमने अभी तक कवर किया है वो ज़्यादातर सीईओ में अप्लाई करता है, और ये जैसे बेसिकली एक केस है बोरो करना आपके RSU के अगेंस्ट और आपकी लाइफस्टाइल को फंड करना जब तक कि आपके कॉम्पनसेशन पैकेजेस अनलॉक नहीं हो जाते हैं। अब कुछ डजन लोग होते हैं दुनिया में हाउएवर जिनके पास ज़्यादा पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जेफ बेजोस, बिल गेट्स या एलॉन मस्क को नहीं रोक सकता उनके इनिशियल स्टेक्स बेचने के कंपनी के। तो टेक्निकली ये लोग जाके अपने स्टॉक को एक साथ बेच सकते हैं और मार्केट को पूरा क्रैश कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये लोग फाउंडर्स हैं एक्सट्रीमली रेयर है कि ऐसा कोई डिसीजन बनाते हैं। मगर ये टाइम टू टाइम होता रहता है और मुझे नहीं लगता आप ये चीज़ सुन के सरप्राइज हो गए कि वो एक ऐसा सीईओ जिसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत थी ये करने की वो थे स्टीव जॉब्स। 1985 में स्टीव जॉब्स की कुछ महीनों से लड़ाई चल रही थी सीईओ के साथ जो कि थे जॉन स्कली, और जैसा कि आपने गैस कर लिया होगा इसी वजह से उन्हें इवेंचुअली निकाल दिया गया सितंबर 1985 में। और गुस्से में आके स्टीव ने अपने पूरे 11% स्टेक को बेच दिया और एक शेयर अपने पास रखा। और एप्पल के स्टॉक को देखे इस समय तो ऐसा नहीं लगता कि एप्पल इतना ज़्यादा गिरा था जब स्टीव ने बेचा था स्टॉक को, मगर जो ज़्यादातर सेल ऑफ हुआ वो था जब स्टीव जॉब फायर किए गए थे। मगर जब स्टीव ने कंपनी छोड़ी तो स्टॉक जो है वो पेनफुल 77% डाउन हुआ उनके ऑल टाइम हाई से। तो हालांकि स्टीव जो है वो पूरे स्टेक को बेचना एक मॉन्यूमेंटल इवेंट बना दिया था उन्होंने। जो सेल थी उसने स्टॉक को इम्पैक्ट नहीं किया ज़्यादातर, क्योंकि जो डर था वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका था। एक और एग्जांपल है जब फाउंडर ने स्टॉक बेचा, वो है ट्रेविस कैलेनिक और ऊबर का। स्टीव जॉब्स की तरह ट्रेविस जो है वो ऊबर से निकाल दिए गए थे बोर्डरूम बैटल्स के बाद दिसंबर 2019 में, और उन्होंने अपना सारा स्टॉक बेच दिया जैसे उन्हें निकाल दिया गया। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने नियर बॉटम पे सारा स्टॉक बेचा था स्टीव जॉब्स की तरह। अब ऊबर जो है वो अभी और कम लेवल्स पे जितना वो पहले था, मगर ये अलग पॉइंट है। जो पॉइंट ये है कि उस समय अगर फाउंडर सारे शेयर्स को बेच देता गुस्से में तो स्टॉक जो है पहले से ही टॉयलेट में चला जाता। तो जो सेलिंग है इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करती स्टॉक को, और अगर वो रैंडमली सेल आउट करते अच्छे स्टॉक को तो जो है वो बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता स्टॉक। असाइड फ्रॉम लूज कैनन एग्जाम्पल, ज़्यादातर फाउंडर सीईओज जो है एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकली कैश आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस कुछ बिलियन वर्थ का स्टॉक हर साल बेचते हैं, मगर वो ये महीनों की वार्निंग देके और छोटे छोटे अमाउंट में डाइजेस्टेबल बैचेस में बेचते हैं। तो जो स्टॉक प्राइसेस है वो उनके सेल से रेयरली अफेक्ट होता है। और जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है रैंडमली सेलिंग का स्टॉक का वो है एलॉन की रिसेंट सेल जो कि उन्होंने ट्विटर के लिए करी थी। लेट अप्रैल में एलॉन मस्क ने $8.5 बिलियन का टेस्ला स्टॉक बेचा था, या फिर 1% पूरी कंपनी का। इसकी वजह से टेस्ला का जो स्टॉक है वो 10%
10% तक सेल ऑफ हुआ था जब तक उन्होंने बेचना खत्म किया था। इसका मतलब ये है कि 1% जो कंपनी है वो कोरिलेट करती है अबाउट 10% सेल ऑफ का। तो अगर एक फाउंडर 10% अपने स्टॉक को बेचेगा तो वो स्टॉक क्रैश कर देगा 70 से 80% तक, और ये इवन जो है हमने अकाउंट भी नहीं किया सेल ऑफ को, जो कि एक्सेलरेट होगा जब फाउंडर आगे कंटिन्यू करेगा बेचना। तो एक ही तरह से फाउंडर जो है सेल आउट कर सकता है ऐसी पोजीशन में कि वो डेकेड्स लगा दे धीरे धीरे अपने स्टॉक को बेचकर, जैसे कि बिल गेट्स ने किया था। जब माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक गई थी 1986 में, बिल गेट्स के पास 45% शेयर थे माइक्रोसॉफ्ट के, और आज उनके पास सिर्फ 1.34% है कंपनी के। अब जो ये है 1.34% अभी भी $25 बिलियन के हैं, मगर क्योंकि बिल गेट्स के पास ओवर $100 बिलियन थे, जो मास मेजोरिटी ऑफ उनकी वेल्थ है वो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है अब। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लिक्विड बिलियनर्स बना देता है उन्हें पूरी दुनिया का ये चीज़। मगर इस पोजीशन में पहुंचने के लिए उन्हें 36 साल लगे, और अगर किसी भी मेगा कैप फाउंडर को कैश आउट करना है बिना स्टॉक को डिस्ट्रॉय किए तो ये एक ही ऑप्शन बच जाता है। और इस तरह से सीईओज कैश आउट करते हैं मैसिव पोजीशन से अपनी। और अगर आप एक फाउंडर होते हैं मेगा कैप कंपनी के, आप क्या अपने स्टेक को होल्ड करते मरते दम तक, या फिर धीरे धीरे बेचते बिल की तरह? इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि आपकी भी ऐसी अमीर लोगों की दिक्कतें होती। और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोस दूसरी लैंग्वेज में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।